हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। 3 मिनट में। ऑल राइट। सो बैच और हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 किया था पिछली क्लास में, राइट? नंबर 1 में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 खोलना सीखा था। याद है आपको? क्या ये सब कर लिया था आपने? ठीक है ना? अब आवाज आ रही, आवाज वगैरह सब क्लियर आए ना? गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है आवाज, है ना? आ रही होगी ना? अभी मैंने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया है इसको। आई आई थिंक आपको आ रही होगी। और ये क्वेश्चन मैंने एंड में दिया था आपको। एक बार हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 2। ओके, चलिए।
प्रॉपर्टीज करेंगे लेकिन क्वेश्चंस भी करेंगे वंश साथ में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने लेक्चर देख लिया, अच्छी बात है, उसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के एलिमेंट्स के साथ उसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा आती है। लेकिन अगर आप किसी कॉलम या किसी रो को किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आएगा 0। ये था ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर 0 आएगा। ठीक है, राघव क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर मेरा सर सेकंड पार्ट का आंसर सर 0 नहीं आ रहा सर, -3 आ रहा है। कॉलम नहीं है बेटा, को फैक्टर है यहाँ प्रणव, को फैक्टर 0 आएगा। मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, 0 आएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, A11 C21 A12 C22 प्लस A13 C23, ठीक है। जिसका कोफैक्टर आपको लेना है वो सेकंड रो है, तो मैंने यहाँ पे उसको येलो किया है। A11 है 1, C21 जो आएगा मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा 0 2 3 -1, इसके आगे माइनस का साइन लगेगा। A12 है 1, C22 आएगा 1 2 2 -1, A13 है माइनस का 3, C23 आएगा 1 0 2 3, ठीक है। 1 यहाँ पे आएगा -6 प्लस 1 -1 -4 -3 इंटू 3, ये बनेगा प्लस का 6, ये बनेगा प्लस का 6, ये बनेगा माइनस का 5, ठीक है। अभी मैं एक बार दोबारा देख लूं, शायद मैंने कुछ गलती करी है। A11 इज ठीक है। C21 जो है, C21 है ये वाला, इसका आएगा 0 3 2 -1, 0 3 2 -1, इसके आगे माइनस लगेगा, प्लस A12 इज A12 A12 इज 0, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया, A1 माइनस का 2, 0 आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, दोनों कट के 0 आ जाएगा। क्या ये समझ में आएगा, समझ में आए, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली गलतियां होती हैं, जैसे मैंने गलती करी, स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन 0 नहीं आया होगा, ठीक है जी। चलिए और अगला करके देखते हैं, अगला भी 0 आएगा इस बार। थोड़ा इंटरनेट इज गिविंग मी ट्रबल, आई डोंट नो व्हाई, अदरवाइज तो ये कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। 1 सेकेंड, वेट फॉर ए सेकेंड, वरना अभी बता रहा हूँ आपको, 1 सेकेंड वेट करिएगा प्लीज।
ठीक है, वर्णित क्या बोलना चाहते हो बताइए। सर मैंने ये पूछना था, अगर हम किसी एलिमेंट को उसी के रो क्या के बोलना चाहते हो? सर मैंने ये पूछना था, अगर हम एक हाँ एलिमेंट हाँ। को उसी के रो की किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मतलब ऐसे बना दें, तो मतलब 0 आएगा तब, या फिर कोई आंसर आएगा उससे? तब 0 आए जरूरी नहीं है। मैं प्रॉपर्टी ठीक है रिपीट कर रहा हूँ प्रणव, डोंट वरी, 0 आए जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं एक बार पूरी प्रॉपर्टी दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, गिव मी टाइम। अब मैं ये वाला करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब A11 इज 1, C13 C13 C23, तो ये वाले नहीं, C13 C23 C33 ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो इसका आएगा -1 1 2 3, 821 821 821 आएगा -1, C23 आएगा, इसका प्लस लग जाएगा 1023, A31 आएगा प्लस का 2, C33 आएगा 10 -1 1। ओपन करते हैं, ये आएगा -3 -2 +1 3 -0 +2 1। तो यहाँ पे कुल मिला के -5 आया, ये 3 आया और ये आया 2, कुल मिला के हो गया 0। समझे आप? ठीक है, प्रॉपर्टी बेसिकली जो है, प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपके डिटर्मिनेंट है A1 A13 A21 A23 A31 A32 A33, ये डिटर्मिनेंट है। अगर आप, ठीक है ना, हाँ जी हाँ जी, ये आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं यार, है ना। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप जिस रो के आप एलिमेंट्स लेते हो इनटू कोफैक्टर भी सेम रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सेम रो, तो उसकी वैल्यू आएगी। समझ गए? तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगी। मतलब जैसे फर्स्ट रो है A11 A12 A13, A11 के साथ कोफैक्टर 11, A12 के साथ कोफैक्टर 12 और A13 के साथ कोफैक्टर 13, इसका सम तो आएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा। रो के साथ भी कर सकते हो, कॉलम के साथ भी कर सकते हो। कॉलम है जैसे फर्स्ट कॉलम उसका एलिमेंट, सेकंड कॉलम उसका ही कोफैक्टर, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट इसी का कोफैक्टर, इसकी वैल्यू भी डेल्टा आएगी। समझ गए मेरी बात? ये होगी एक बात। बट अगर रो एक हो और कोफैक्टर किसी दूसरे के हो, तो वैल्यू 0 आएगी। रो कोई और हो, कोफैक्टर किसी और के हो, तो वैल्यू 0 आएगी। जैसे हम रो 1 के साथ कोफैक्टर सेकंड रो के लगा देते हैं, रो 1 के साथ कोफैक्टर सेकंड रो के लगा देते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। रो 1 के साथ कोफैक्टर थर्ड रो के लगा देते हैं,
रो 1 के साथ कोफैक्टर थर्ड रो के एलिमेंट्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लगाने, ऐसे नहीं कि 1 2 के साथ आप किसी और का लगाओगे, ठीक है ना, कॉलम के साथ भी होगा, ठीक है ना, एलिमेंट पहले कॉलम के, कोफैक्टर दूसरे कॉलम के, एलिमेंट दूसरे कॉलम के, कोफैक्टर तीसरे कॉलम के, आंसर आएगा 0। क्या ये बात क्लियर हुई अब? ठीक है ना, तो ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। कई बार आपको ना ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता है और हमें इस प्रॉपर्टी का सीधा उसमें यूज करना होता है, तो जिसको ये पता चल जाती है वो तो सीधा 0 लिख देगा, अदरवाइज बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएगा और उसका टाइम खराब हो जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ जी, अगर आपने 7 प्रॉपर्टी लिख ली हैं तो बस ये एक प्रॉपर्टी और लिख लें। वैसे मैं शुरू से करवाऊंगा सारा कुछ और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा साथ साथ में, ठीक है ना जी? हाँ जी सुरभि बोलिए बेटा। सर ये सेकंड वाला समझा दो, इसका सम इक्वल टू 0 कैसे हुआ, A11 C31। सम इक्वल टू 0 तो बेटा ऐसे कोई इसका कोई रूल नहीं है, ऊपर मैंने करके दिखाया है आपको, 2 क्वेश्चनों में करके दिखाया है कि दोनों में 0 आ रहा है। कैसे हुआ आपको याद मतलब रखना है सिर्फ। हमने रो 1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है रो कोफैक्टर 1 ऑफ के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके जैसे सर। यहाँ रो 1 के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ रो 1 के एलिमेंट्स को थर्ड रो के हाँ कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है ना जी? हाँ जी साक्षी बोलिए। सर एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे है, सो आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दो। अभी तो कोई ब्रीफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पिछला जो लेक्चर है वो मैं लेक्चर आपको भेज दूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं जो करवाने वाला हूँ इसके बाद वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ओके, तो आई थिंक ओके आपको कुछ 50% 70% समझ में आएगा, बट वो लेक्चर जब आप देखोगे तभी क्लियर होगा। ठीक है ना, उसमें बताया है सब कुछ कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, को फैक्टर माइनर क्या होता है, तो वो लेक्चर एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज। ओके सर। ओके थैंक यू। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को हम प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से खोलना सीखेंगे एंड प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है, राइट? तो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। जिन लोगों ने वो लेक्चर लगाया हुआ है अच्छी बात है, आप को या तो डबल समझ में आएगा, अगर आपने लिख रखा है समझ में आ गया है, आपको लगता है कि रिपीट ही है और आप चाहते हो कि इस टाइम पे आप कुछ और करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट मैं क्वेश्चन थोड़े अलग करवाऊंगा तो अगर आप रहेंगे तो आपको थोड़ा फायदा ही होगा। ठीक है, पहली चीज देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट्स को हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से काफी इजी बना सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? जिसमें हम डिटर्मिनेंट को ओपन नहीं करेंगे, बिना ओपन करे ही सॉल्व करेंगे, और बोर्ड्स में इसी का ही रोल आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है। मैं आपको बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, एक शीट बना के दूंगा जो आपको करनी है, ठीक है ना जी? पहली प्रॉपर्टी, राइट, इफ ऑल एलिमेंट्स in a row / column of a determinant is R0, ठीक है ना, then the value of the determinant is 0। अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है ना, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए।
अब ऐसा क्यों होगा? अगर मान लीजिए मैं एक डिटर्मिनेंट बनाता हूं 3/3 का, जिसकी रो 1 0 है, तो अगर आप इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में खोलोगे, अगर आप इसको करोगे ओपन विद रिस्पेक्ट टू रो 1, आप देख सकते हो कि 0 -0 +0 ऐसे करके इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है ना जी? राइट राइट राइट। ठीक है ना जी? समझ में आ गया? अगर सारे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है? मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, एक मिनट दीजिए मेरे को। ओके, अब प्रॉब्लम शायद ना आए, मैंने अलग अलग वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, पहले सेम वाईफाई से कनेक्टेड था। ओके, अब शायद प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनीवेज, ऑलराइट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज स्लैश कॉलम्स आर इक्वल, then the value of the determinant is 0। अगर कोई दो कॉलम या दो कोई रोज बराबर है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है कि किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो सब कुछ 0 बन जाएगा। क्या ये समझ में आया बलकीरत? दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई दो रोज या दो कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। बलकीरत समझ में आया आपको? फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज स्लैश कॉलम्स आर इक्वल, अगर कोई दो रो या कॉलम इक्वल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं कि मैं एक ऐसे डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं x y z 1 2 3 x y z। आप देख सकते हो कि इसका फर्स्ट और थर्ड रो बराबर है, इसका रो 1 इज इक्वल टू रो 3 है। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती। अगर तो आप R2 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो आपको 0 सीधा मिल जाएगा R2 के रिस्पेक्ट में, बट मैं इसको ओपन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू R1, सामने वाले छोटे वाले
ठीक है ना जी। एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है भाई। दो रो तभी बराबर होती हैं जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। मतलब यहां अगर x है और x यहां पे होगा तो वो बराबर नहीं होंगी। मतलब अगर ऐसे होगा x y z 1 2 3 y z x, तो इसका जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी क्योंकि ये रोज बराबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है ना जी, आगे बढ़ सकता हूं? यस, ओके। सहजदीप बताइए क्या कह रहे हैं? सर अगर एलिमेंट्स एडिशन में हो तो भी हम जीरो कर सकते हैं ना? एडिशन मतलब बेटा? एडिशन इन द सेंस कि एक रो और दोनों रो आइडेंटिकल है बट एलिमेंट्स एडिशन में है, लाइक x प्लस x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 एंड मतलब ऐसे z1 प्लस। समझ गया, एक बार बता देता हूँ। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, यहाँ पे हाँ, है सेकंड अल्फा रो पे भी बीटा सेम गामा, ही है। यहाँ है अल्फा बीटा गामा, और ये आपकी थर्ड रो है। हाँ जी, ऐसा कुछ कह रहे हो? यस। तो ये तो जीरो ही होगा क्योंकि दोनों रोज बराबर हैं। ठीक है ना जी। ठीक है, ओके, हाँ थैंक यू जी सर। श्रुति, आप बोलिए क्या कह रहे हो? सर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी हाँ उसमें जी, जब हमने जैसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की नहीं थी, अगर ऑल एलिमेंट्स इन रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। सर अगर हमने इसको रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो रो 1 वाले एलिमेंट्स रो 1 के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट जीरो है तो वो सब कुछ जीरो बना देंगे। ओके सर। समझ गए? प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए डिटरमिनेंट, then its value remains the same। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये होता है ट्रांसपोज का मतलब, कि रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर रहे हो। राइट? अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? एक सेकंड आप देखिएगा। मान लीजिए आपका डेल्टा है ये ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको डेल्टा के ऊपर टी लिखते हैं, तो वो क्या आएगा? जो इसकी पहली रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यार। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ए बी सी, ये बन जाएगा पी क्यू आर, और ये बन जाएगा एक्स वाई जेड। समझे मेरी बात? और डेल्टा ट्रांसपोज और डेल्टा की वैल्यू बराबर आएगी। आप में से कोई हाथ रेस करें और मुझे बताएगी ऐसा क्यों होगा। वर्णित आपने हाथ रेस किया, कोई और बताना चाहता है वर्णित के अलावा? वंश, अधिराज, ध्रुव, ओके, निष्ठा, काफी लोगों ने हाथ रेस किया है। तो ध्रुव आपसे पूछता हूं, बताइए। क्योंकि सर जब हम पहले डेल्टा का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सर रो 1 या फिर रो 2 के रिस्पेक्ट में, वही सर डेल्टा टी में सर कॉलम 1 और कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट आ जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। यस यस, बिल्कुल। जो काम आप यहाँ रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ओपन करने वाला, अगर वो यहाँ कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में कर दोगे तो सारे के सारे टर्म्स आपको आइडेंटिकल मिलेंगे। समझिए मेरी बात? अगर आप रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हो, अगर वही आप कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको सारे टर्म आइडेंटिकल मिलेंगे। हाँ या ना? तो वैल्यू सेम आएगी ना? बिल्कुल यार, ठीक बात है। तो ये काइंडली आप नोट कर लें प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रणव क्या पूछना चाहते हो बताओ।
ठीक है, ओके ओके, ठीक है, इसे नोट करें, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग टू रोज या कॉलम्स। अगर आप दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाती है। बाय डूइंग दिस the value of determinant gets multiplied by -1। ठीक है ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास डेल्टा 1 ये है, A B C X Y Z P Q और R। अगर आप इसमें R1 और R3 को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा, वो आएगा P Q R X Y Z A B C। देख पा रहे हो आप, R1 और R3 को मैंने इंटरचेंज किया तो डेल्टा 2 विल बी माइनस ऑफ डेल्टा 1। एक बार इंटरचेंज करने से माइनस का फर्क पड़ता है। दो बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? अगर मान लो मैं इसी में C1 को C2 से इंटरचेंज करूं तो डेल्टा 3 मिलेगा, वो बनेगा Q Y B P X A R Z C। अब क्योंकि आपने एक बार और कर दिया तो डेल्टा 3 की वैल्यू वापस से डेल्टा 1 ही आ जाएगी। सही है, क्या ये समझ में आया? ओके, तो अगर आप इंटरचेंज करते हो दो रोज या कॉलम्स को तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो माइनस टाइम्स हो जाती है। आप ओपन करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो माइनस टाइम्स हो जाती है। अगर पहले उसकी वैल्यू 5 थी तो वो -5 हो जाएगी, पहले उसकी वैल्यू डेल्टा थी वो माइनस डेल्टा हो जाएगी। अगर आप दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हो, समझ में आया आपको कार्तिक? तो हमने यहां पे R1 और R3 को इंटरचेंज किया, R1 और R3 को इंटरचेंज किया मतलब R1 R3 की जगह चली जाएगी और R3 R1 की जगह चली जाएगी। ठीक है, चले आगे। प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो या कॉलम आर
made up of two or more elements, then the determinant can be split in two or more determinants by keeping all other rows / columns unchanged. रुचिका, आप कह रहे हो कि अगर आप इन दोनों को रो 2 के रिस्पेक्ट में खोलोगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर बेटा सेम नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली। आप कह रहे हो कि इन दोनों को ओपन करेंगे रो 2 के रिस्पेक्ट में तो आंसर सेम आएगा। हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है आप करके देख लीजिएगा। चलो मैं नहीं करके देख रहा हूं, आप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। उल्टा बनेगा ना, देखो अगर आप इसको खोलोगे रो 2 के रिस्पेक्ट में तो आपके पास बनेगा बी आर माइनस क्यू सी, और इसको करोगे तो आएगा बना क्यू सी माइनस बी आर। करके देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। एनीवेज, मैं आपको स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट वाली नहीं, डिटर्मिनेंट 3 विल नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि डिटर्मिनेंट 3 विल बी नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट 2, क्योंकि मैंने डेल्टा 2 में जो चेंज करा है यहां पे डिटर्मिनेंट 3 विल बी माइनस ऑफ डेल्टा 2 विच इज सेम एज डेल्टा 1। ओके, ऑल राइट, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ द डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी में। देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जैसे यहां अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा, एक्स प्लस वाई, यहां पे है a1 b1 c1, ये है a2 b2 c2, राइट। आपके पास इसमें रो 1 में हर एलिमेंट दो एलिमेंट से जुड़ के बना है, राइट। तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हो। पहला बन जाएगा अल्फा गामा एक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2, और दूसरा बन जाएगा बीटा डेल्टा y a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसमें R2 और R3 विल रिमेन सेम, R2 और R3 विल रिमेन सेम, ये सेम रहेंगी, ऊपर वाला स्प्लिट हो जाएगा। समझे मेरी बात। अगर मान लीजिए आपके पास ऊपर में 3 एलिमेंट्स होते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, p प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे होता 1 3 5 माइनस 1 0 1, तो आपके पास कितने डिटर्मिनेंट बन जाते भाई? तो आपके पास 3 डिटर्मिनेंट बन जाते यार। अल्फा p x 1 3 5 माइनस 1 0 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनता? बीटा q y 1 3 5 माइनस 1 0 1, ठीक है। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या बनता? गामा r z 1 3 5 माइनस 1 0 1। ओके, हाँ बोलो बोलो प्रणव, क्या कह रहे हो? गुड इवनिंग सर। सर मैं ये कह रहा था कि सर अगर हमने जैसे सर फर्स्ट एग्जांपल है अल्फा प्लस बीटा वाली एग्जांपल है सर, उसमें जरूरी है कि सर हमें अल्फा और a1 a2 को साथ में रखना है और बीटा और सर बाकी अलग टर्म्स रहेंगे सर अगर हमारे पास दो रोज ऐसी हों जिसमें सर दो टर्म से ज्यादा बने हुए हैं। ओके,
सर तो कैसे होएगा? उस पे मैं आ रहा हूँ बेटा, अभी ओके उस पे मैं आ रहा, अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी मेरे Yes, पास एक ही रो थी जिसमें दो दो एलिमेंट आ रहे थे, तो उस रो के रिस्पेक्ट में दो डिटरमिनेंट बन जाए। अभी सिर्फ इतना समझना है, sir. दो की जगह अगर Okay, तीन sir. आ रहे होंगे तो तीन बन जाए, ठीक है। ओके सर। अगर दो रो में ऐसा होगा तो क्या होगा वो बता रहा हूँ, अगर सारी रो में ऐसा होगा तो क्या होगा वो भी बता रहा हूँ, ओके। ठीक है सर। विदुल आप क्या पूछना चाह रहे हो भाई, बोलो। हाँ बताओ विदुल। सर जैसे हमने ये अल्फा पी और एक्स इकट्ठे लिया है, तो अल्फा आर जी ऐसे भी कर सकते हैं वो सेकंड एग्जांपल में? बिल्कुल कर सकते हो। इस अल्फा के साथ आप क्यू भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, जो मर्जी लो, क्योंकि वो तो एडिशन में है ना, यस जिससे हमारा काम चलेगा हम तो वो लेंगे। समझे मेरी बात? यस। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं एक छोटा सा, इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। यह है एग्जांपल नंबर 6। क्वेश्चन है इवेल्युएट ये है अपना x प्लस वाई प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 या प्लस 3, और p प्लस क्यू प्लस 9। यहाँ है x, यहाँ है अल्फा, और यहाँ है p, यहाँ है y, यहाँ है बीटा, और यहाँ है q। इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ सुरभि बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस सेकंड रो में 3 है बेटा, 3। ओके सर। नहीं नहीं लविश तुम अभी पूछो, कोई चक्कर नहीं है। सर मुझे ये पूछना था कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में सर हम x प्लस वाई एक्स प्लस वाई अल्फा प्लस बीटा और p प्लस क्यू को एक डिटर्मिनेंट में ले लें और दूसरे में सर हम 1 3 और 9 को ले लें। कर सकते हो। ओके
लविश, हाँ जी बोलो। सर मैं एक एग्जांपल से अपना डाउट समझाऊं प्लीज। हाँ हाँ बोलो ना। एक सर डिटर्मिनेंट में बस एक ऐसा एलिमेंट, सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट रखना प्लीज सर जिसमें सम हो, बाकी सारे नॉर्मल एलिमेंट्स रख लो प्लीज। एक एलिमेंट? हाँ जी सर, सिर्फ एक एलिमेंट। ओके, एक सेकंड रुको, तुम अभी होल्ड करो। आप लोग ओके। अगर इसको अलग अलग करोगे तो आप देखोगे कि ये 1xy 3 अल्फा बीटा और 9pq पे जाके खत्म हो जाएगा, बाकी सारी जीरो हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको ओपन करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ये शो करना चाह रही है कि इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को जीरो बना दोगे, क्योंकि जब आप पहला डिटर्मिनेंट बनाओगे तो उसमें x, अल्फा और p लेना, दो रो सेम हो जाएंगी। जब आप दूसरा डिटर्मिनेंट बनाओगे तो उसमें y, बीटा और q लेना, r1 और r2, r3 सेम हो जाएगी। ठीक है ना जी, बिल्कुल यही करना था इसमें। अब मैं आपका जो डाउट है वो ले लेता हूं। यहाँ पे है p प्लस क्यू, यहाँ है 7, यहाँ है 9, यहाँ है -1, 0, 1, 2, 3, 1। ठीक है जी, अब बोलो क्या कहना चाह रहे हैं। लविश, आपको अनम्यूट कर दिया। सर अब जैसे हम लोग p प्लस अगर क्यू आप इसको दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ें, ये बोलना चाह हाँ रहे जी हैं। सर, तो नीचे वाले के साथ जीरो ले सकते हैं ना? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर p, इनमें तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, इनको तो ऐसे लेना पड़ेगा। हाँ जी सर। यहाँ पे आप q लिखोगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जी है सर। कि अगर आप यहाँ पे तोड़ना चाहते हो तो क्या करें, तो आप 7 के जो आपको अच्छे लगे वो दो पार्ट बना लो। नहीं सर, समझ लो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही था जैसे x या फिर y है, तो हम लोग एक साइड पे x और y ले ले और एक साइड पे दो जीरोस को डाल दे तो भी चलेगा? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे x लिखना चाहते हो, यहाँ y लिखना चाहते हो, यहाँ जीरो लिखना चाहते हो, जीरो कर सकते हाँ हो। जी सर। और बोलो। ऐसे मैंने सर एक क्वेश्चन में करने की कोशिश की थी लेकिन उसका आंसर प्रूफ सही नहीं हो रहा था। गलत नहीं आया था क्योंकि आपने गलती की होगी, ये कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, वो बात ये है कि कई बार आपके पास ऐसे होता है और हम लोग जबरदस्ती में बिलीव करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये गलत है, एक साथ एक ही रो पे काम होगा, दिस इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है। इसके टूट के टोटल 4 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे बेटा। कौन से 4 बनेंगे देखना। पहले आप रो 1 के हिसाब से इसका इलाज करोगे, मेरी बात समझ में आ रही है? पहले आप रो 1 के हिसाब से इसका इलाज करोगे, मतलब रो 1 को तोड़ोगे पहले, तो रो 2 एज इट इज आएगी। फिर रो 2 टूटेगी दोनों में, तो 4 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। हाँ, एक बार में एक ही रो को खोलना है, बाकियों को एज इट इज लेके चलना है। समझ में आई बात? ठीक है जी। क्वेश्चन कौन सा देखना है यशव? देख लिया? हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। आप मुझे बताओ कि अगर एक 3x3 डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट में दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे? थ्री बाई थ्री का आंसर मेरे पास आ रहे हैं 9, 27, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसा है A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2,
x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, p1 प्लस p2, q1 प्लस q2, r1 प्लस r2। तो इसको ब्रेक करके हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स विल फॉर्म? द करेक्ट आंसर इज एग्जाम्पल 6 देख लो भैया, ये एग्जाम्पल 6 था, ये एग्जाम्पल 6 था। ये मैं कोई एग्जाम्पल का नाम लिख रहा हूं, ये तो मैं डाउट लिख देता हूं, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं बताना चाह रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये एग्जाम्पल 7 मान लो, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने आएंगे? 8 डिटर्मिनेंट्स आएंगे, ना 9 आएंगे, ना 81 आएंगे, ना कुछ और आएगा। देख लेते हैं कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं पहली रो को अलग अलग करूंगा तो मेरे पास 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे, जिसमें रो 2 और रो 3 सेम आएगी, ठीक है। इससे अगर आप करोगे तो इसके हिसाब से 2 बनेंगे, फिर उनके आगे 2 2 बनेंगे, रो 2 के हिसाब से 2 बनेंगे, फिर आगे 2 2 बनेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में नहीं करते कि हर रो विल स्प्लिट इन 2 डिटर्मिनेंट्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर ये स्प्लिट कैसे करेंगे, हम समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बता दो, स्प्लिटिंग कैसे करनी है? स्प्लिटिंग कैसे करनी है? स्प्लिटिंग ऐसे करनी है बेटा, जैसे जैसे हमने ऊपर सीखा है, जैसे हमने ऊपर सीखा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिटर्मिनेंट को आप देखिए 2 बाई 2 के, तो सबसे पहले आप रो 1 के हिसाब से स्प्लिट करेंगे। रो 1 के एलिमेंट को आप ऐसे लिखोगे अलग अलग, रो 2 एज इट इज रहेगी। फिर इस डिटर्मिनेंट में ई और एफ वाला 2 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, और इस डिटर्मिनेंट में भी 2 बन जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले आप रो 1 की स्प्लिटिंग करके 2 डिटर्मिनेंट बनाए, उसमें रो 2 और रो 3 में 2 2 एलिमेंट्स आएंगे। फिर पहले वाला जो स्प्लिट होके बना, उसकी रो 2 को स्प्लिट करें तो फिर 2 2 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। फिर रो 3 बचेगी, उसको स्प्लिट कर दोगे। ओके सर। ठीक है ना, आप करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रो 1 के रिस्पेक्ट में स्प्लिट किया है, ऐसे ही रो 2 बनेगी, रो 2 स्प्लिट होगी। क्या बाकी लोगों को समझ में आ गया जी? अगर 3 एलिमेंट होते तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 आता। अगर उस रो में 3 एलिमेंट होते तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आता। क्या समझ में आ रहा है आपको? इजी है ना? ओके, मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। छठी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग एनी रो स्लैश कॉलम विद ए नंबर। हाँ जी निष्ठा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज वो 8 वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। बेटा इसमें देखो क्या है,
कि अगर आपके पास हर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, सो इफ यू वांट टू मेक ए डिटरमिनेंट जिसमें हर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एलिमेंट, then 8 such determinants will form. How 8 such determinants are going to be formed, वो मैं बता रहा था कि अगर आप जैसे इसमें फर्स्ट रो को स्प्लिट करके 2 डिटरमिनेंट बनाओगे ऐसे, उसमें रो 2 और रो 3 में तो सेम ही आएगा जो ऊपर आया था, समझे मेरी बात को? रो 2 तो इसकी यही है ना, तो फिर आपको रो 2 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, तो रो 2 को स्प्लिट करोगे तो रो 3 एज इट इज आएगी, राइट? रो 3 को स्प्लिट करोगे तो रो 3, फिर उन दोनों, जब आप रो 2 को स्प्लिट करेंगे तो आपको 2 डिटरमिनेंट मिलेंगे, उन दोनों डिटरमिनेंट की रो 3 भी स्प्लिट होने वाली होगी, तो रो 3 को स्प्लिट करोगे तो आपको एक सर आ गया समझ में। थैंक यू जी। ऑल राइट, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम with a number, then मैं इसको उल्टा कर देता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मान लीजिए आपके पास डेल्टा है ऐसा A B C P Q R X Y और Z, राइट? तो अगर आप डेल्टा 2 में फर्स्ट रो में सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो what is the difference between delta 1 and delta 2? What is the relationship between delta 1 and delta 2? तो अगर किसी रो में आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, है ना, जैसे आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, तो आप 3 कॉमन लेके ले जा सकते हैं, मतलब डेल्टा 2 आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा 1, डेल्टा 2 विल बी 3 टाइम्स डेल्टा 1, ठीक है ना? वो कॉमन आप बाहर लेके आ सकते हो, दैट कॉमन यू कैन टेक आउट। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ शौर्य, इसको आप a प्लस a लिख के 3 डिटरमिनेंट का सम बना सकते हो, तो वो 3 टाइम्स आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है? आपसे जैसे एक बात पूछता हूं, छोटा सा एग्जांपल है, क्विक क्वेश्चन है, मान लो यही डिटरमिनेंट लेता हूं मैं, और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, लेट्स से वो वैल्यू है 18, ठीक है? आपको वैल्यू बतानी है डेल्टा 2 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2। डेल्टा 2 की वैल्यू बताइए। अगर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि आप कहोगे सर डेल्टा 2 जो होगा वो होगा -2 इंटू 4 इंटू 3 टाइम्स डेल्टा 1, दैट इज -24 इंटू 18, तो -432 आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा बोलिए। सर थोड़ा ऊपर करना, नोट करना था थोड़ा सा, मतलब डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ठीक, थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब मैं चाहूंगा यार, बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, हम 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज, नोट कर लें प्लीज। एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट।
चलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप बताइएगा। तो क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट, बिना एक्सपेंशन के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर होगा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, 1BC A into B plus C, 1AC B into A plus C, 1AB C into A plus B, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा साइन गामा प्लस डेल्टा। यस, निष्ठा अधिराज सब आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन लिखते चलें। उसके बाद क्वेश्चन है, a रेज टू द पावर x प्लस a रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a रेज टू द पावर x माइनस a रेज टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे है 3, b a रेज टू द पावर y प्लस a रेज टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर। नहीं, ये वाले क्वेश्चन, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको करवाई नहीं है। ये वाली, एक सेकंड आप रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये प्रॉपर्टी भी मैं खत्म करवा देता हूँ, फिर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मैंने अभी करवाई नहीं है, मैं करवा देता हूँ एक सेकंड, ठीक है ना। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। सो इसको यार एक बार के लिए मैं ना थोड़ा सा डेफर कर देता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। 6 तक प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? ओके, अब है प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है। ये काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if we add 2 rows और कॉलम्स, और ना ऐड सब्ट्रैक्ट भी। Also, if we add all elements of a row slash column after multiplying with a number to corresponding elements of a row slash column, the value of determinant
रिमेन्स सेम। मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी बात, एक बार आप नोट कर लें। जब समझाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग। चल एक बार नोट कर लें। ठीक है जी, अब सुनिएगा मेरी बात। मैं अलग अलग एग्जांपल्स लेके बताऊंगा प्रॉपर्टी क्या है, और एग्जांपल के साथ ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। पहली बात, मान लीजिए आपके पास ये डेल्टा है ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, इसकी वैल्यू डेल्टा है, राइट। अगर आप नंबर 1, अगर आप R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 में तीनों रोज को ऐड कर देते हैं, तो आपका जो डेल्टा 2 बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? वो बनेगा A प्लस एक्स प्लस पी, बी प्लस वाई प्लस क्यू, सी प्लस जेड प्लस आर। मतलब R1 में बाकी दोनों रोज ऐड हो जाएंगी ऊपर जाके, बाकी दोनों रोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सेम आएंगे। आप मेरी बात समझो, अगर आप उसकी रो में 3-3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 3 डिटरमिनेंट बना लोगे, तो क्या उनमें से 2 डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो जाएंगे? डू यू अंडरस्टैंड? 2 जीरो बन जाएंगे तो एक यही तो बचेगा। क्या ये क्लियर है आपको? जब आप इसको 3 डिटरमिनेंट में खोलेंगे तो ए बी और सी वाला आएगा एक, उसके बाद यार अपना वो एक्स वाई और जेड वाला आएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऑपरेशन ये भी कर सकते हैं, सेकंड ऑपरेशन करके बता रहा हूं कि रो 1 में आप रो 1 प्लस 2R2 प्लस 3R3 भी कर सकते हो, या माइनस भी कर सकते हो। चलो प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि आपका जो A11 फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बनेगा इसके हिसाब से? फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? वो बनेगा A प्लस 2x माइनस 3p, है ना। यहां पे क्या बनेगा? B प्लस 2y माइनस 3q। यहां क्या बनेगा? C प्लस 2z माइनस 3r। और यहां बनेगा x y और z। यहां बनेगा p, यहां बनेगा q और यहां बनेगा r। बिल्कुल सेम लॉजिक से ये भी 3 डिटरमिनेंट्स में टूटेगा, तो यहां पे भी डेल्टा 3 की वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर ही आएगी। ये भी तो 3 डिटरमिनेंट में टूटेगा। डेल्टा 3 डेल्टा 1 के बराबर क्यों आएगा? 3 डिटरमिनेंट में टूटेगा, सेकंड वाले में से 2 कॉमन ले लेना और थर्ड वाले में से माइनस का 3 कॉमन ले लेना। क्या ये बात समझ में आई? तो वो दोनों जीरो हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास फर्स्ट डिटरमिनेंट बच जाएगा। ठीक है जी, राइट? क्या ये बात समझ में आई? अब मैं अगली चीज बता रहा हूं। इसमें क्या करते हैं ना, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है
ये चीज आपको नोट करना है कि आप, ये चीज आपको नोट करनी है कि वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज या कॉलम्स। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स नहीं करने हैं। आप कभी भी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। एलिमेंट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझे मेरी बात? नहीं बेटा -6 नहीं आएगा दोस्त हर्षित, आप गलत बात बोल रहे हो। फर्स्ट रो जब टूटेगी, फर्स्ट रो जब टूटेगी तो 3 डिटर्मिनेंट बनाएगी। उस डिटर्मिनेंट में जो पहला डिटर्मिनेंट है वो Δ1 आएगा, जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें जब आप 2 कॉमन लोगे तो वो 0 आएगा क्योंकि R1 और R2 सेम आएगी। तीसरे डिटर्मिनेंट में जब -3 कॉमन लोगे रो 1 से तो वो भी 0 बनेगा। हर्षित समझो थोड़ा सा बेटा। आप सिर्फ एलिमेंट्स को, आप ये नहीं कर सकते हो, मेरी बात समझिएगा, कि आपको ऐसे डेल्टा दिया हुआ है जैसे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 24 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ -6 है, और आप बोलो जोश में आके, आप बोलो कि सर कॉलम 3 में से है ना हम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 इंटू कॉलम 2 कर देते हैं तो हमारा कॉलम 3 0 बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? देखने में तो ये लग रहा है कि पहले 2 कॉलम के जो एलिमेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग, उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ लड्डू की तरह दिया हुआ है तो हमारा बड़ा मन करेगा, बट ये ऑपरेशन इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। समझ गए मेरी बात? तो आपको 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। साक्षी बोलिए प्लीज। सर अगर हम R1 जैसे आपने खुद एग्जांपल्स दिए हैं, तो अगर हम R1 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू R1, जैसे यहाँ पे तो हमने सिंगल R1 रखा है ना, अगर हम उसको 2 या 3 किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर डिटरमिनेंट बनाते हैं तो फिर तो भी मैं बता रहा हूँ आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर मैं अगले नोट में देने वाला हूँ, अभी दे रहा हूँ, ठीक है जी? यस सर। 1 मिनट वेट करें प्लीज। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहती है निष्ठा, बताइए प्लीज। सर क्या हम एक साथ 2 रोज में चेंज कर सकते हैं? यस कर सकते और 3 में? 3 में नहीं कर सकते, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, वो सब बताऊंगा। जो जो गलतियां आप करोगे ना वो मैं 11 साल से देखता आ रहा हूँ, वो सारी बातें मैं लिखता चलूंगा। आपके दिमाग में जो बातें आ रही है 99% बातें मैं अभी अपने आप ही बता दूंगा, फिर आपको समझ में आएगा। और भी कुछ आपके दिमाग में है तो पूछिए। बहुत बढ़िया आपने बात बोली, अभी बता रहा हूँ क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। जैसे आपने पूछा उसी में ही मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? साक्षी एक बार आप दोबारा बोलेंगे आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं ये पूछ रही थी कि ऊपर जो हमने एग्जांपल्स दी थी उसमें अगर हम R1 को हम ब्रेक कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि डेल्टा जो इक्वल आ रहे हैं, तो अगर हम R1 को किसी से मल्टीप्लाई करके देखें तो भी इक्वल आएंगे? मैं समझ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मान ले आपके पास डिटरमिनेंट है ABC PQR और XYZ, ये आपके पास डिटरमिनेंट है। मान लो फर्ज करो आपको R1 को किसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप ये लिखना चाहते हो R1 गोज टू 3R1 प्लस R2, ये लिखना चाहते हो। तो आपका जो डेल्टा होगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा बताओ? फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3A प्लस P, 3B प्लस Q, 3C प्लस R, यहाँ पे आएगा P Q R, यहाँ आएगा X Y Z, राइट? जब आप जिस रो में आप ऐड कर रहे हो
उसके आगे कुछ लगाते हो तो डिटर्मिनेंट के आगे आपको 1/3 लगाना पड़ता है। डिटर्मिनेंट के आगे 1/k लगेगा। समझ गए आप ये बात? अगर इस रो के आगे कोई नंबर है तो डिटर्मिनेंट के आगे आपको वो लगाना पड़ेगा। क्या आपका क्वेश्चन था साक्षी, क्लियर हुआ वो, या कुछ और पूछ रहे थे? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, निष्ठा, जो आप पूछ रहे थे, ये भी बात सुन लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। अब आपने बोला कि यार ये 1 1 1 आ रहा है, इसमें मैं क्या करता हूं कि मैं r1 को r1 माइनस r2 लिख देता हूं, r2 को r2 माइनस r3 लिख देता हूं, और r3 को r3 माइनस r1 लिख देता हूं। ऐसे मैं तूफानी, मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं ऐसा कर देता हूं। तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं। ऐसा करने से मुझे ये लगा कि जब मैं r1 माइनस r2 करूंगा तो यहां 0 आ जाएगा, यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ y माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ z माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। समझ गए? बट ऐसा नहीं कर सकते आप कभी भी। पहली बात तो एक साथ सिर्फ 2 रोज या 2 कॉलम्स में ही लगाएंगे, और एटलीस्ट 1 को आपको अनचेंज रखना है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई बात। सेकंड थिंग कि वंस वी हैव चेंज्ड R2, सबसे पहले हमने R1 चेंज किया, न्यू R1 विल बी यूज्ड नाउ। उसके बाद न्यू R1 यूज होगी, मतलब ये वाले ऑपरेशन में R3 वाले में नए वाली R1 लगेगी, पुराने वाली नहीं। क्या ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत हो गया, दिस इज नॉट राइट। क्या राइट होता वो बता देता हूं कि मान लो इसमें आप ये वाले ऑपरेशंस लगाते, तो मैं बता देता हूं क्या बनेगा, डोंट वरी। तो R1 माइनस R2, पहले वाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाला बनेगा 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। R2 माइनस R3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लेकिन अब R3 माइनस R1 करोगे तो इसमें से ये घटेगी बेटा, तो यहां पे क्या आएगा, R3 माइनस R1 1 z माइनस एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका करेक्ट है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, निष्ठा आपका डाउट क्लियर है बेटा? हाँ जी सुरभि, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे हमने वो एक एग्जांपल की थी अभी कि सर जैसे अगर हम जैसे कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2R2 माइनस 3R3, सर उसमें भी तो हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे 1/2 नहीं आएगा उसमें? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे चेंज कौन सी रो हो रही है? फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो चेंज हो रही है तो अगर फर्स्ट रो में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। ओके सर। अगर बेटा आप यहाँ पे फर्स्ट रो के आगे k लगाते ना, तो यहाँ पे k आ जाता है, यहाँ पे भी k आ जाता है, और यहाँ पे भी k आ जाता, तो आप इसके आगे 1/k लगाते। फर्स्ट रो चेंज हो रही है ना यहाँ। यस सर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सर ये 1/1 वाला नहीं समझ में आया कि हम वो कब लगाएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात, डोंट वरी। ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला समझ में आ गया ना आपको? चलो मैं इसी में ही शॉर्ट पॉइंट में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये है A B C P
क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है ना जी, ये डेल्टा है। ओके, एक बार मेघना आपको मैं टाइम दूंगा नोट करने का, घबराइए मत। आपने मान लीजिए ये लगा दिया R1 गोज टू 5R1 प्लस 6R2 प्लस 2R3, तो आपका जो डेल्टा बनेगा, मान लो हमने आगे कुछ नहीं लगाया, कोई बात, 5A प्लस 6P प्लस 2X, 5B प्लस 6Q प्लस 2Y, 5C प्लस 6R प्लस 2Z, यहां पे आएगा P Q R, यहां आएगा X Y Z। मान लो मैंने आगे कुछ नहीं लगाया, मानते हो? अब आप मेरे को बताओ ये 3 डिटर्मिनेंट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये डेल्टा 1 3 डिटर्मिनेंट में टूटेगा, मैं तोड़ रहा हूं, 5A 5B 5C P Q R X Y Z, 6P 6Q 6R P Q R X Y Z, और लास्ट में आएगा 2X 2Y 2Z P Q R X Y Z। क्या ये बात आपको क्लियर हुई बेटा? आप मेरे को बता पा रहे हो कि लास्ट के दोनों डिटर्मिनेंट तो जीरो है बिना टेंशन के, है ना भाई? लास्ट के दोनों डिटर्मिनेंट तो जीरो आएंगे। क्यों जीरो आएंगे? क्योंकि ये 6 कॉमन आ जाएगा यार बाहर, तो रो 1 और रो 2 सेम आ जाएंगे, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, रो 1 और रो 3 सेम आ जाएंगे। अब आप सोचो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या 5 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड नहीं होगी? क्या डेल्टा 5 टाइम्स डेल्टा नहीं आ गया? तो उस ऑपरेशन को लगाने से 5 बाहर आ रहा है, तो हम अगर यहां पे 5 लगा रहे हैं तो इसके आगे हम 1/5 लिख देंगे ताकि वैल्यू सेम रहे। क्या ये बात समझ में आई आपको यार? हम इसके आगे 1/5 लिख देंगे ताकि क्या रहे, वैल्यू सेम रहे, वरना 5 टाइम्स आएगा जी। अब आपको समझ में आया सुरभि क्या क्यों मैं 1/5 लगा रहा था? क्योंकि 1/5 नहीं लगाऊंगा तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। आया समझ में? तो चैट में यस लिखिए, और क्या। बेटा रुचिका, आपको 2 ही रो को एक साथ करना है, 3 करोगी तो वैसे भी तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी। 2 रो को करो, बहुत ज्यादा आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, 2 रो से हो जाएगा सब कुछ, 3 रो नहीं करनी है। और जो रो पे आप ऑपरेशन लगा गए हो, अगर बाद में उसको यूज करते हो तो नई जो रो आई है ऑपरेशन लगने के बाद वो यूज होगी, पुराने वाली नहीं होगी। समझ गए आप बात को? और बेस्ट होता है कि एक रो को कांस्टेंट रखो, उसी में से दोनों को घटाओ, या उसको दोनों में से घटाओ। अभी समझ में आएगा क्वेश्चन जब करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? नोट 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 कर लें, अब ऊपर से स्टार्ट करें नोट करना। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी, क्या 7वीं प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने? स्टेटमेंट नोटेड है? ऑल राइट, थैंक यू। अब ये वाला नोट कर लो फिर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
आज तो टाइम का पता ही नहीं चला, इतना फास्ट चला गया। अच्छा मैंने आज सुबह पाई वाले बैच में ही बोला था कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखूंगा कल ऑनलाइन, ठीक है ना? तो आप लोगों के बैच के लिए भी भेज दूंगा, अगर किसी को आना है तो उसमें आ जाना। 5-10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस करने बड़े जरूरी हैं, वरना प्रॉपर्टी में हवा लगती नहीं है यार इसमें, ठीक है? तो ये भी नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ मॉड्यूल शौर्य स्टार्ट कर लो मॉड्यूल। यार मॉड्यूल से पहले ना मैंने एक वो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, पीडीएफ। हाँ हाँ वो कर लो। उसके क्वेश्चन अभी तो देखो आपने आधे अधूरे करके पढ़े होंगे। वर्णित बेटा मॉड्यूल क्लास प्लस ऐप में डाउनलोड कर सकते हो। आपको नहीं पता चल रहा, आप व्हाट्सएप पे बात करो। हार्ड कॉपी चाहिए इंस्टीट्यूट से लेके जाओ। अब मेरी बात सुनो ढंग से तुम। अभी आप लोगों ने पहली बार वो जो शीट मैंने भेजी थी वो करी होगी, उसमें बहुत बेईमानी करी होगी। आगे के क्वेश्चनों में बेईमानी मतलब आंसर देखा होगा, सॉल्यूशन देखा होगा। वो तो धोखा देने वाली बात होगी। अब एक बार आपने कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपको अपने आप से करना है। आप करके देखना, आप अभी भी फंसोगे। तो 2-3 बार जब करोगे ना तो टेक्निक समझ में आएगी, ठीक है ना जी? तो टेक्निक समझ में आएगी। और अगर सहजदीप आपने पूरा किया तो बेटा ऐसा भी होगा कि आपने किसी और तरीके से किया और उसने बेटर तरीके से कर रखा हो, तो वो भी हमें समझना जरूरी है। राघव मैंने एक यार डिटर्मिनेंट्स की शीट भेजी थी जिसमें 25-30 क्वेश्चन थे, ठीक है ना? अपना टारगेट बनाना है कि प्रॉपर्टीज पे कम से कम 70-80 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको 70-80 क्वेश्चन दूंगा। 25 एक क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज 0 में है, उसके अलावा और क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जो टेलीग्राम पे नहीं है मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं तुम्हें अलग से भेज दूंगा। लेकिन जितने क्वेश्चन आप करोगे अपने आप से तभी बात बनेगी। ऐसा होना चाहिए कि आपके कम से कम 30-40 पेज तो सिर्फ डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज के क्वेश्चनों पे ही भर जाएं। पेज भरो, ढंग से करो, तो आप इसमें राज करोगे जी। बहुत ही आसान होता है, ये सबसे आसान चैप्टर है क्लास 12th का। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये उसको बहुत हार्ड लगेगा जी, ऐसा है, ठीक है? अब ये 2-3 क्वेश्चन थे। मैं ये बताना चाह रहा था कि इन क्वेश्चनों को करने की क्या फिलॉसफी होती है। हाँ आंसर 8th 9th और 10th तीनों का 0 है। ठीक है ना? चलो अब मैं अभी क्लास 4 बजे तक होती है, 4:15 की होती है। देखो जिसके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है वो मेरे को मैसेज करे, मैं टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा। उदय मेरे को मैसेज करो, जो भी आपको काम चाहिए, चीज चाहिए, मैसेज करो, ठीक है? वो मैं भेज दूंगा। अभी क्लास में एंड कर रहा हूं, कल क्लास का क्या टाइम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। साक्षी आप ये पूछना चाहती हो कि सर आपका नंबर क्या है? तो नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। क्या पूछना चाह रहे हो आप? आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, बोलो। सर यही पूछना था। ये नाम है जी मेरा, ठीक है? थैंक यू, चलिए बाय बाय।